स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम सब बात करेंगे सेल डिवीज़न के संबंध में। देखें, कुछ सेल डिवीज़न तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे इस पे, ठीक है। और इन्हीं बिंदुओं को जो है हम लोग ध्यान से देखेंगे। ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जिस पे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है सेल डिवीज़न। तो पहला देखिए ये कि सेल डिवीज़न जो है, एक जो है टिपिकल सेल वह क्या करता है, बाइनरी फिशन करता है, यानी कि दो भागों में टूट जाता है। और बाइनरी फिशन की प्रक्रिया भी जो है सेल डिवीज़न के अंतर्गत आती है। और यह फिनोमेना होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, बाइनरी फिशन किसके अंदर होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होंगे वो उसके अंदर बाइनरी फिशन होता है। ये प्रश्न बनता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर किस तरह का डिवीज़न, तो बाइनरी फिशन होता है। या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डिवीज़न है, जैसे बाइनरी फिशन ही समझिए या मल्टीपल फिशन समझिए, तो ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो तीन तरह के सेल डिवीजन इसके अंदर हम देखते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। कितने तरह के सेल डिवीजन हुए यूकैरियोट्स के अंदर, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। जनरली हम बात करते हैं माइटोसिस और मियोसिस की, ठीक है, क्योंकि जो डिवीज़न की प्रक्रिया है या डिवीज़न की जो फिनोमेना है, यही दोनों जो है माइटोसिस और मियोसिस, यही इसकी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। इसलिए हम लोग बेसिक बात इसी की करते हैं, मियोसिस की और माइटोसिस की, ठीक है ना। ज़्यादातर प्रश्न इससे बनते हैं, ठीक। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि एमाइटोसिस क्या है आपको, तो आप समझे कि क्या है एमाइटोसिस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिटेन थ्रू डिवीजन एंड अनइक्वल क्रोमेटिन डिस्ट्रीब्यूशंस टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ऐसा डिवीजन जिसमें अनइक्वल क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लीजिए कि क्रोमोसोम है तो ये 3 क्रोमोसोम है, तो एक में 2 पार्ट चला जाए और एक में 1 पार्ट चला जाए, यानी कि अनइक्वल जब क्रोमोसोम का डिवीजन होगा तो वह जो माइटोसिस होगी, वो जो डिवीजन होगा वो एमाइटोसिस की होगी। ध्यान रखिएगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वह जो है डिवीजन के थ्रू रिटेन हो जाता है। क्लियर होगी बात। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिवीजन के थ्रू रिटेन होता है। तो एमाइटोसिस डिवीजन की एक जो कैरेक्टरिस्टिक आई कि न्यूक्लियर मटेरियल का जो डिवीजन है, यानी कि जो क्रोमेटिन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होता है, किसके थ्रू, एमाइटोसिस के थ्रू, ठीक। अब देखिए अनइक्वल इक्वेशनल डिवीजन में एनिमल के अंदर जो है पूछा जाता है, एनिमल का डिवीजन किस तरह का है, तो एस्ट्रल डिवीजन है। एस्ट्रल या सेंट्रिक डिवीजन इसको कहते हैं। एस्ट्रल या सेंट्रिक डिवीजन कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है एस्टर रेज का फॉर्मेशन होता है, किसके अंदर, एनिमल के अंदर। वहीं पे प्लांट्स के अंदर जो है एनेस्ट्रल या एसेंट्रिक डिवीजन होता है, यानी कि इसके अंदर एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि एस्ट्रल का फॉर्मेशन, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन देखे होंगे आप, सेल डिवीजन का जो फिगर देखे होंगे उसमें देखिए ऐसे 2 पोल्स बनते हैं और यहाँ से जो है इस तरह से एस्ट्रल रेज निकलते हैं, ठीक है। तो किस में ये बनता है, एनिमल में बनता है और प्लांट्स के अंदर नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ये प्रश्न बनता है, ठीक है ना। इक्वेशनल डिवीजन इसको कहते हैं, इस फिनोमेना को, ठीक। तो इक्वेशनल डिवीजन का फिनोमेना किसके अंदर पाया जाता है, एनिमल के अंदर पाया जाता है और प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। यानी कि एनिमल के अंदर जो है एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है और प्लांट के अंदर एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो एस्ट्रल रेज के फॉर्मेशन को हम सेंट्रिक कहते हैं, कि एनिमल के अंदर जो डिवीजन है वो सेंट्रिक है और प्लांट्स के अंदर जो डिवीजन है वो एसेंट्रिक है, ठीक। चलिए अब हम बात करें कि किसने मियोसिस देखा, कितने माइटोसिस की खोज की। तो माइटोसिस जो है ऑब्जर्व भी किया और टर्म भी दिया, कौन, फ्लेमिंग में। ध्यान रखिएगा, माइटोसिस फ्लेमिंग, ठीक, माइटोसिस फ्लेमिंग। और मियासिस को देखा था फार्मर एंड मूर ने, ठीक है ना। मियासिस को देखा था फार्मर एंड मूर ने। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही बार पूछा गया है कि माइटोसिस को किसने ऑब्जर्व किया, तो फ्लेमिंग ने, और मियासिस को फार्मर एंड मूर ने। ध्यान रखिएगा, टर्म भी माइटोसिस जो है फ्लेमिंग ने ही दिया था और देखा भी फ्लेमिंग ने ही था, ठीक। जबकि मियासिस की खोज जो है फार्मर और मूर इससे रिलेटेड है, ठीक है। बहुत याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न जो है एकदम बनते हैं। उन्हीं प्रश्नों पे मैं बात कर रहा हूँ। डिवीज़न तो आपने बहुत पढ़ा होगा,
उन्हीं प्रश्नों पर मैं बात कर रहा हूँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार आप डिवीजन पढ़ेंगे और इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से देख लेंगे तो प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं कभी भी। ठीक, अब हम बात करें कि सेल साइकिल क्या होती है, ये कितने इवेंट्स हैं सेल साइकिल के। तो डिवीजन की जो प्रक्रिया है ना, ध्यान रखिएगा, जो डिवीजन होने की प्रक्रिया है, सेल डिवीजन होने की प्रक्रिया जो है कुछ सीरीज़ के इवेंट्स के साथ होती है, यानी कि एक सिक्वेंशियल इवेंट है, उसी सिक्वेंशियल इवेंट को हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक, सेल डिवीजन की प्रक्रिया जो है एक सिक्वेंशियल इवेंट है, यानी कि एक सीक्वेंस से चलने वाली प्रक्रिया है और इसी सिक्वेंशियल इवेंट्स को हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सेल साइकिल का डेफिनेशन है कि सीक्वेंशियल इवेंट्स विच इज़ फाउंड इन सेल डिवीजन या द सीक्वेंशियल इवेंट्स विच अकर इन सेल डिवीजन इन नोन एज सेल साइकिल्स। तो अब वो सीक्वेंशियल इवेंट कौन है, तो ध्यान रखिएगा, दो फेज होता है, एक जो होता है इंटरफेज और दूसरा जो होता है यम फेज। ठीक है ना, इंटरफेज जो है ये रेस्ट की प्रवस्था है, विश्राम की प्रवस्था है। इस दौरान जो है सेल विश्राम करता है और सेल के डिवीजन होने के लिए डिवीजन होने की तैयारी करता है या डिवीजन होने के लिए आवश्यक सामग्री या आवश्यक फूड मटेरियल या जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसकी सिंथेसिस करता है। ठीक है ना, तो ये जो इंटरफेज का है वो उसको हम कहते हैं आराम की अवस्था, और दूसरा जो है यम फेज यानी कि डिवीजन के फेज यानी माइटोसिस फेज या मियासिस फेज आप कह लीजिए, इसको यम फेज कहते हैं, यानी कि इस फेज में क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, अब इंटरफेज को डिवाइड करते हैं जीवन में, यस में और G2 में। ठीक है ना, तो अब देखिए बेसिक प्रश्न, पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि सेल साइकिल के विभिन्न फेजेस को जो है क्रम से लगाइए। तो ध्यान रखिएगा, जीवन पहले आता है, फिर यस आता है, फिर G2 आता है, फिर यम आता है। 4 फेज हुए ये, जीवन, यस, G2 और यम। ठीक, जीवन, यस, G2 और यम, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना, जीवन, यस, G2 और यम, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, जब जीवन होगा तभी यस होगा, फिर उसके बाद G2 होगा, फिर यम होगा। ठीक है, ट्रिक बहुत बताएंगे अगर आपको, तो ट्रिक भूल जाएगा, उसके बाद फिर जो है सारा मामला चौपट हो जाएगा। तो ज़्यादातर चीज़ों को जो है ऐसे ही मेमोराइज करने का प्रयास कीजिए ताकि भूले नहीं। ठीक है, तो सेल साइकिल के इवेंट्स कौन कौन से, तो जीवन, यस, G2 और यम, ये जो है सीक्वेंस है। पहले जीवन आएगा, फिर यस आएगा, फिर G2 आएगा, फिर यम आएगा, यम के बाद फिर जीवन आ जाएगा। ठीक है, अब जीवन क्या है, तो जीवन को जीवन के ही नाम से जानिए। ठीक, जीवन में होता क्या है, तो ये पूछा जाता है कि जीवन में क्या होता है, जीवन फेज में क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस होती है। देखिए ये मैंने साइटोप्लाज्म और ऊपर जो है तीर का निशान लगाया है। ठीक है, तो जीवन में क्या होता है, साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस होती है। यस, ठीक है ना, यस में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन। यस फेज में जो है डीएनए जो है रेप्लिकेट होना शुरू होता है, यानी कि कंडेंस्ड फॉर्म में आएगा, रेप्लिकेट होना शुरू तैयारी करेगा। ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन जो है ये शुरुआत होता है किसमें, यस फेज में, ध्यान रखेंगे। और प्रोटीन की सिंथेसिस किसमें होती है, तो G2 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और ये आपका जो है डिवीजन की व्यवस्था है, ये इसी के अंदर डिवाइड होता है। इसी के अंदर जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 भागों में बटा हुआ है। प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज और टीलोफेज है। ठीक, तो सीक्वेंस याद रखेंगे, जीवन, यस, G2 और यम, और साथ में जो है जीवन के अंदर क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस। पूछा जीवन और G2 ही जाता है, ध्यान रखिएगा कि जीवन के अंदर जो है साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस और G2 के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ों को और देखें हम। तो ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स एज ए सेल। ठीक है ना, पहली बात तो यह है कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है सेल के रूप में ही स्टार्ट होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा कि सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से बने हैं, सेल के ही रूप में स्टार्ट होते हैं। दूसरी बात ये की जाए कि ह्यूमन सेल जो है एक दिन 24 घंटे में डिवाइड हो जाता है। ठीक, और 23 घंटे जो है इसमें इंटरफेज की अवस्था होती है और 1 आवर जो है यम फेज की अवस्था होती है। ठीक है ना, 23 घंटे ये वाली व्यवस्था जो मैंने आपको बताया था जिसमें जीवन या G2 आता है, इंटरफेज की अवस्था, यह 23 घंटे तक रहती है और 1 घंटे तक इसमें यम फेज की अवस्था रहती है। ठीक है, तो 24 घंटे में जो है ह्यूमन सेल का डिवीजन होता है, ये ध्यान रखेंगे। ईस्ट का जो सेल होता है 1.5 से 90 मिनट में, यानी कि 1.5 घंटे में यह ईस्ट का सेल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ईस्ट के सेल के डिवीजन कितना समय, 90 मिनट। ठीक, सेल ग्रोथ साइटोप्लाज्म कंटिन्यूज ऑलवेज। ठीक है ना, सेल का जो ग्रोथ होता है किसके द्वारा होता है, साइटोप्लाज्म के द्वारा होता है और ये लगातार बढ़ता रहता, रुकता नहीं है कभी। ठीक है, डीएनए की जो सिंथेसिस है वो यस फेज में होता है। मैंने आपको बताया था
कि देखिए ये एस फेज है और यहाँ पे क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस होगी, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होगा, किसके अंदर, एस फेज के अंदर। ठीक, जीवन फेज के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जीवन जो है फर्स्ट गैप फेज है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस होती है। किसकी सिंथेसिस, साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस। यस फेज में मैंने आपको बताया ही था कि सिंथेसिस जो है कितने होती है, डीएनए रेप्लिकेट होता है न्यूक्लियस के अंदर, और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होती है। ये पूछा जा सकता है कि सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होगा, और डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, आगे हम देखें, बात करें तो द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स बट नंबर्स एज सेम। इस यस फेज में होता क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं इसकी सिंथेसिस होती भैया, तो सिंथेसिस में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वह डबल हो जाता है, नंबर क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, G2 में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। G2 में किसकी सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस। और एक कभी कभी जो है G0 फेज भी पूछ देता है। G0 क्या है, तो क्विसेंट स्टेज है, यानी कि यह जो है इनएक्टिव स्टेज है। ठीक है, इनएक्टिव है, ठीक, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है। ठीक है ना, इसमें भी जो है G0 जो है ये पूछा जाता है क्या है, कैसे है, क्विसेंट स्टेज इसको कहते हैं या इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। ठीक, तो आज हम लोग जो है इसको आगे देखें तो बात करें। अब इसमें डिवीज़न की बात होगी, माइटोसिस की बात होगी, मियासिस की बात होगी। ठीक, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। फिलहाल जो है हम आज का जो पोर्शन है फिर से इसको एक बार देख लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो टिपिकल सेल डिवीजन यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर किस तरह का, तो बाइनरी फिशन के द्वारा सेल डिवीजन। यूकैरियोट्स के अंदर किस तरह का सेल डिवीजन, तो ए माइटोसिस है, माइटोसिस और मियासिस है। ए माइटोसिस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि क्रोमेटिन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइक्वल होता है। ठीक है, एस्ट्रल डिवीजन क्या है, तो जिसमें एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन हो। सेंट्रिक डिवीजन क्या है, जिसमें सेंट्रिक डिवीजन किसके अंदर पाया जाएगा, तो एनिमल के अंदर। एस्ट्रल और सेंट्रिक किसके अंदर, एनिमल के अंदर। एनएस्ट्रल और एसेंट्रिक किसके अंदर, प्लांट के अंदर। ठीक है, माइटोसिस कितने ने देखा सबसे पहले, तो फार्मर एंड मूर फ्लेमिंग ने। मियासिस कितने ने देखा, तो फार्मर एंड मूर ने। माइटोसिस फ्लेमिंग, मियासिस फार्मर एंड मूर। ठीक, सेल साइकिल में कितने पार्ट हैं, दो पार्ट, इंटरफेज और यम। इंटरफेज को डिवाइड किया गया है G1 G2 और यम में G1 G2 में। ठीक है, और यम हो गया, तो कुल कितने फेज हो गए, 4 फेज हो गए, G1 G2 और यम। ठीक है, G1 में साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस, यस में डीएनए की सिंथेसिस, G2 में प्रोटीन की सिंथेसिस और यम जो है डिवीजन का फेज है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है सेल से स्टार्ट होते हैं। ह्यूमन सेल जो है 23 घंटे में डिवाइड हो जाता है। ठीक, 23 घंटे इंटरफेज की अवस्था होती है, 1 घंटे जो है मेटाफेज की अवस्था, एम फेज की अवस्था होती है, डिवीजन के फेज की अवस्था होती है। इस सेल जो है 1.5 घंटे में डिवाइड होता है। सेल का ग्रोथ यानी कि साइटोप्लाज्म का ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूड रहता है। डीएनए की सिंथेसिस जो है यस फेज में होती है। G1 फेज में साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस होती है। यस फेज में डीएनए रेप्लिकेट्स होता है, लेकिन उसका नंबर जो है सेम रहता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो है सेंट्रियोल का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए मैंने आपको बताया कि जस्ट डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। G2 फेज में जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। एक G0 फेज होता है जो विश्राम की अवस्था होती है, क्विसेंट स्टेज इसको कहते हैं, इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। ठीक, प्रोलिफरेशन इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन यह मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है। अगर ये पूछा जाए, कभी पूछा जाए, कभी पूछा नहीं गया कि G0 फेज क्या है, तो D0 फेज को हम क्विसेंट स्टेज कहते हैं, इनएक्टिव स्टेज कहते हैं, लेकिन यह मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म इसमें होता रहता है। ठीक, तो यह छोटा सा शॉर्ट वीडियो जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पोर्शंस जो है आपको मिले, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। तो इस वीडियो को जो है आप लोग कम से कम 3 से 4 बार देखिएगा, सारे कंटेंट इसका जो है तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बने हैं, बनते भी हैं। ठीक है, डिवीजन से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उनको जो है मैं 2 से 3 पार्ट में, एक दिन मियासिस और एक दिन माइटोसिस के जितने भी प्रश्न बने हैं, दूसरे और तीसरे पार्ट में जो है मैं उसको कंटिन्यू करके जो है एकदम क्लियर कर दूंगा आपका। फिलहाल इसको जो है आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको इस पर रेज किए, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वह सारे पॉइंट्स जो हैं कभी ना कभी पूछे गए हैं। ठीक है, और प्रश्न यहीं से बनेंगे, इसके अतिरिक्त और कहीं से प्रश्न बनने की संभावना ही नहीं है। जहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है उन्हीं पॉइंट्स को मैं जो है इसके अंदर आपको दिया हूँ, क्योंकि सेल डिवीज़न आप बहुत बार पढ़े हैं। सेल डिवीज़न आपको पढ़ाया जाए तो मामला लंबा पड़ेगा। ठीक है, और बातें यही होंगी जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक, तो कम पढ़िए, सटीक पढ़िए। ठीक है, तो आज बस इसी पे
कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।